Hello everyone, welcome to Online Agriculture e-platform. My name is दर्शना यादव. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के, और जैसा कि आपको पता है जो क्वेश्चन हम करते हैं उसकी जो पीडीएफ है वो हमारे ऑनलाइन एग्रीकल्चर के टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड है. ऑलरेडी वहाँ पे क्विज चल रही हैं, तो आप टाइम टू टाइम जाके सब्जेक्ट वाइज वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो और अपनी तैयारी को और भी आगे बढ़ा सकते हैं. ठीक है, तो आज की जो हमारा लेक्चर है, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा फर्स्ट उद्यान विज्ञान से है. ठीक है, और जो इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लेक्चर को लाइक एंड शेयर करें. ठीक है, पाउडरी मिल्ड्यू की बात करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में ये है, पाउडरी मिल्ड्यू रेजिस्टेंट वेराइटी ऑफ वाटरमेलन, तरबूज की चूर्णी फफूंद के लिए प्रतिरोधी जो किस्म है जिसमें पाउडरी मिल्ड्यू नहीं होता, जिसे मल्टी रेजिस्टेंट डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी के नाम से भी जाना जाता है, वो कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है अर्का ज्योति, सेकंड ऑप्शन है पूसा बेदाना, थर्ड ऑप्शन है अर्का मानिक और फोर्थ ऑप्शन है शुगर बेबी. ठीक है, चारों वेराइटीज जो है वो किसकी है? सिट्रुलस लेंटस की है, यानी वाटरमेलन की है, तरबूज की है. ठीक है, तो नाम आपको पता लग गया, सिट्रुलस लेंटस. क्रोमोसोम नंबर इसके कितने हैं? 2n बराबर 22 है. कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है वाटरमेलन? कुकुरबिटेसी फैमिली से बिलोंग करता है. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो है इसका ओरिजिन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है. इसका ओरिजिन जो है इसका वो है अफ्रीका. 3 to 4 kg इसमें क्या होती है भाई? सीड रेट की रिक्वायरमेंट होती है. वाटर कंटेन कितना होता है? जब नाम ही वाटरमेलन है यानी वाटर कंटेन कितना होगा? तो मोर देन 95, 92 से लेके 95, मोर देन 95% जो है इसमें वाटर कंटेन होता है, यानी पानी होता है. ठीक है, अब बात करते हैं, देखिएगा इसका जो राइट आंसर है, जिसे मल्टी डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी भी बोला जाता है, वो है अर्का मानिक. तो हमारा जो आंसर है वो क्या है भाई? सी आंसर है. ये पाउडरी मिल्ड्यू के लिए भी रेजिस्टेंट वैरायटी है. रेजिस्टेंट का मतलब प्रतिरोधी. इसके अंदर ना तो पाउडरी मिल्ड्यू होगा, ना कोई डिजीज होगी, ना रेड्रोटो. नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए ये क्या है? मल्टी डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी. ठीक है, अब देखिएगा शुगर बेबी की बात करें तो ये जो है ये इंपोर्ट की गई थी कहां से? ऑस्ट्रेलिया से, सॉरी अमेरिका से. ठीक है, अब देखिएगा ये है, नाम में क्या लिखा हुआ है? शुगर, यानी स्वीट है, काफी अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है. शुगर बेबी यानी नाम में पता लग रहा है ना कि बहुत ही ज्यादा मीठी है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वेराइटी है पूसा बेदाना. पूसा बेदाना जिसमें दाना नहीं है, यानी क्या है? सीडलेस वेराइटी है. क्या है ये? सीडलेस वेराइटी. और कैसी है भी? ट्रिप्लॉइड वेराइटी है. ट्रिप्लॉइड वेराइटी ऑलवेज सीडलेस वेराइटी होती है. नेक्स्ट हम बात करते हैं किसका क्रॉस है, तो ये ट्रेट्रा 2 इंटू पूसा रसेल. ये जो क्रॉस है ये पूसा बेदाना. ठीक है, तो हमारा ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा? इसमें पाउडरी मिल्ड्यू के लिए रेजिस्टेंट पूछा था, तो रेजिस्टेंट जो होगी वो कौन सी होगी भी? अर्का मानिक होगी. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है द इम्प्लीमेंट यूज्ड फॉर इंटरकल्चर ऑपरेशन इन कॉटन. कि कौन सा इम्प्लीमेंट है, कौन सा ऐसा इम्प्लीमेंट है जिसे किसकी कल्चर ऑपरेशन में, कॉटन की क्रॉप में कल्चर ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है? कौन सा है? एमबी प्लॉ करते हैं क्या? नेक्स्ट है जूनियर हो, थर्ड है देसी प्लॉ और फोर्थ है हैरो. तो इसने इंटरकल्चर ऑपरेशन की बात की है, तो इंटरकल्चर ये बहुत इजी है, नाम से पता लग रहा है. ठीक है, अब इसमें जो किया जाता है वो कौन है भाई? जूनियर हो का यूज किया जाता है. बी ऑप्शन राइट है. ठीक है, अब हमने जब पढ़ते हैं टिलेज पढ़ते हैं या फिर बात करें तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा है कि प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज, इस पे हमने पहले भी चर्चा की है. प्राइमरी टिलेज वो होते हैं जो सॉइल को काफ़ी अंदर तक डिस्टर्ब करते हैं, वो मशीनरी, वो इक्विपमेंट है ना. नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी, जो थोड़े सॉइल को कम मैनिपुलेट करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं. एग्जाम्पल की बात करें, एमबी प्लॉ बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है प्राइमरी टिलेज का. ठीक है, एमबी प्लॉ की बात करें, डिस्क प्लॉ की बात करें, चीजल प्लॉ की बात करें
और नेक्स्ट बात कंट्री प्लॉ जो है, कंट्री प्लॉ भी किसका एग्जाम्पल है, प्राइमरी टिलेज का एग्जाम्पल है, ठीक है, उदाहरण जो है ये प्राथमिक भू परिष्करण यानी प्राथमिक टिलेज का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिएगा देसी जो कंट्री प्लॉ है इसकी अगर हम बात करें, हमारा इसका आंसर तो जूनियर हो है। मैं आपको पिक्चर में दिखाऊंगी कि कैसे इंटरकल्चर ऑपरेशन और जूनियर हो जो है ये कैसा दिखता है। एम्बी प्लॉ, देसी हल और हैरो जो है ये सेकेंडरी टिलेज का एग्जाम्पल है, द्वितीयक भू परिष्करण का एग्जाम्पल है, ठीक है। और इनसे जो पूछे जाते हैं वो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, आप लोगों को पता है अच्छे से। चलिए, तो इसका आंसर हो गया जूनियर हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, तो कॉटन ये जो है ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है और इंटरकल्चर यानी फसल खड़ी है और बीच में हम क्या कर रहे हैं, निराई गुड़ाई खरपतवारों का निकालने का काम कर रहे हैं। ये जो है ये जूनियर हो है, एक जना ऐसे पकड़ के और ये जो है ये ऐसे काम करता है और जो हार्ड सरफेस होता है उसको भी ब्रेकआउट करता है, जो खरपतवार है उसको भी अपरूटेड कर देता है, उखाड़ देता है, ठीक है। तो ये जूनियर हो है। नेक्स्ट कॉटन में यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, पढ़िएगा, ठीक है। हाँ, आप लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, ऐसे ही कंटिन्यू बने रहें और क्वेश्चंस के जो है आंसर कंटिन्यू करें, ठीक है। द बुक एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर, क्या बुक का नाम क्या है, एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर वॉज पब्लिश्ड बाई, पुस्तक एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर किसके द्वारा प्रकाशित की गई है, ठीक है, पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है, एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर। फर्स्ट ऑथर कौन है, जेथ्रो टूल, सेकंड नाम है ऑर्थर योंग, थर्ड नाम है पीटर डिक्रेजिस और फोर्थ नाम है वैन हेलमोट। इन चारों में से जो एनाल्स ऑफ एग्रीकल्चर बुक है वो किसने लिखी है, बिल्कुल बताएं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग। जेथ्रो टूल की बात करें, जेथ्रो टूल है ये क्या है भाई, ये फादर ऑफ वीट साइंस और जीरो टिलेज। इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी वो कौन सी थी, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। आप लोग सब जानते होंगे, ये जब हम पढ़ते हैं वीड साइंस को तो वहां पे कब लिखी थी भी 1731 में, ठीक है। हॉर्स होइंग हस्बेंड्री जो है ये पुस्तक किसने लिखी थी, ये बुक किसने लिखी थी, जेथ्रो टूल। फादर जेथ्रो टूल जो है वो फादर ऑफ क्या है, वीट साइंस है, जीरो टिलेज है। इन्होंने वीट साइंस में इस पुस्तक में बहुत ही अच्छा लिखा है वीट साइंस के बारे में सब कुछ। नेक्स्ट हमने बात की है एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर। एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर जो बुक है वो ऑर्थर योंग ने लिखी है, ठीक है। तो हमारा बी आंसर जो है, बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। पीटर डिक्रेजिस जो है ये फादर ऑफ एग्रोनॉमी बोला जाता है इनको, फादर ऑफ एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान के जो पितामह हैं वो पीटर डिक्रेजिस हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा है, द पॉसिबल लिमिटेशन इन द इफेक्टिव यूज ऑफ अजोला। अजोला एक बायोफंड है, ठीक है। अब देखिएगा द पॉसिबल लिमिटेशन, अजोला के प्रभावी उपयोग में संभावित सीमाएं क्या क्या है, ठीक है, प्रभावित उपयोग जो करते हैं उसमें क्या सीमा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ये संभावित सीमा है। सेकंड ऑप्शन है लो सर्वाइवल रेट ऑफ ड्यूरिंग समर, प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या फिर ऑल ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये सारे ही संभावनाएं हैं, डी ऑप्शन विल बी राइट, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो जो पॉसिबल लिमिटेशन इन इफेक्टिव यूज ऑफ अजोला, तो वो कौन कौन सी, लो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर भी है, लो सर्वाइवल रेट ड्यूरिंग समर भी है, प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, इस क्वेश्चन का भी आंसर दीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रोगन, जो रंग रोगन होते हैं उसी प्रकार, ठीक है, रोगन विच इज यूज्ड इन द प्रिजर्वेशन, जो यूज की जाती है किसकी प्रशिक्षण के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए, लेदर एंड द प्रोडक्शन ऑफ वाटरप्रूफ क्लोथ। वाटरप्रूफ क्लोथ देखे हैं, रेनकोट जो वगैरह होते हैं या और भी है ना, और लेदर के प्रिजर्वेशन में यूज की जाती है और रोगन के लिए भी यूज की जाती है, ऐसी कौन सी क्रॉप है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, हिंदी में भी पढ़ देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रोगन की तैयारी के लिए प्रयोग की जाती है, चमड़े के संरक्षण और वाटरप्रूफ कपड़े के उत्पादन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन सुनिएगा, सनफ्लावर सूरजमुखी, दूसरा है कैस्टर यानी अरंडी, तीसरा है सोयाबीन, ठीक है, सोयाबीन तो सोयाबीन हो ही गया है,
फोर्थ सैफफ्लावर यानी कुसुम, ठीक है, कुसुम, अरंडी, सोयाबीन का सोयाबीन है ही, और सूरजमुखी। हेलियंथस एनस की बात कर रहे हैं, है ना, रिसिनस कम्युनिसिस की बात कर रहे हैं, ग्लाइसिन मैक्स है, और सनफ्लावर जो ना क्या है, कार्थेमस टिंक्टोरियस, ठीक है। आप देखिएगा सूरजमुखी, सूरजमुखी तिलहनी फसल है, ठीक है, बिल्कुल तेल निकलता है, एडिबल ऑयल भी है। और कैस्टर की बात करें, अरंडी, यानी अरंडी जो है वो नॉन एडिबल क्या है, रिसिनस कम्युनिसिस, नॉन एडिबल ऑयल है इसका, और इसकी जो फैमिली है वो भी क्या है, U4BAC फैमिली है। इधर बात करें सनफ्लावर और सैफफ्लावर, ये दोनों ही क्या है भाई, एस्ट्रेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, कंपोजिटी फैमिली से बिलोंग करते हैं। सोयाबीन एक दलहनी फसल है, साथ ही साथ एक तिलहनी फसल भी है, बिल्कुल। सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे ज्यादा ऑयल अगर फेमस है वो सोयाबीन का ऑयल है, सबको पता है। सबसे अच्छा प्रोटीन है इसमें, 42% प्रोटीन प्रेजेंट होता है, 20% ऑयल प्रेजेंट होता है, सब कुछ पता है, ग्लाइसिन मैक्स नाम है, लेग्यूमिनेसी फैमिली है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, अब हमें बताना है कि रोगन और चमड़े के प्रिजर्वेशन के लिए तिलहनी वाली में ही है, कौन सी है भाई, सैफफ्लावर है, कार्थेमस टिंक्टोरियस है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी पे, इस पे थोड़ी सी बेसिकली जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो बता देते हैं। देखिएगा, पहले मैं आपको इसका फूल दिखा देती हूँ भाई ये कैसा दिखता है, ठीक है। ये है फोटो, ये क्या है भाई, ये सैफफ्लावर है, कुसुम है। अब इसकी जो ऑरेंज फ्लावर्स होते हैं, जो ऑरेंज रेड कलर के होते हैं, उनका देखिए क्या किया जाता है मार्केट में, एक तो इससे नेचुरल कलर मिलता है, जैसा कि आपने क्वेश्चन में भी देखा है, नेचुरल कलर प्राप्त होता है। इसके बाद अगर बोला जाए मार्केट में इसको आर्टिफिशियल सेफ्रॉन के नाम से भी बेचा जाता है, ये बहुत बड़ा फ्रॉड होता है। देखिएगा कैसे होता है, जब जो सैफरॉन है, केसर है, केसर में रंग होता है, केसर का रंग जो होता है, इसकी ये जो ड्राइड पेटल है, अब ये जो बाउल में दिख रहा है आपको बिल्कुल एग्जैक्ट केसर की तरह दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसके फूलों को क्या करता है, सुखा के जो पेटल्स होती है उनमें क्या होता है, रंग होता है, और उनको केसर की डिब्बी में भर के और मार्केट में बेचा जाता है। आर्टिफिशियल केसर है, केसर का जो भाव है उस भाव से इसका फूल बिकता है। और जब कोई इंसान देखता है परखने के लिए कि इसका रंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल कलर तो है इसके फ्लावर में, तो कलर तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसका जो कलर है वो नेचुरली कलर रोगन के लिए यूज लिया जाता है, इसके अलावा लेदर के लिए को प्रिजर्व करने के लिए, और जो वाटर क्लोथ्स जो बनते हैं, वाटर प्रूफ क्लोथ्स जो बनते हैं उसके लिए किया जाता है, ठीक है। अब ये हमने देख लिया है, अब इसका थोड़ा बहुत बॉटनिकल क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं, अगर क्वेश्चन आएगा तो बॉटनिकल क्लासिफिकेशन में से पूछ लिया जाता है, ठीक है, छोटा सा ओवरऑल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सैफफ्लावर और कुसुम की, ठीक है, कार्थेमस टिंक्टोरियस। और मैंने बताया इसका जो कुल है पूछ लिया जाता है, एक तो इसका नाम ही एग्जैक्टली पूछ लेंगे आपसे, कार्थेमस टिंक्टोरियस। फिर इसका क्या पूछ लिया जाएगा, कौन से परिवार से बिलोंग करता है, इसकी फैमिली क्या है, कंपोजिटी फैमिली है या फिर एस्ट्रेसी फैमिली है। कंपोजिटी फैमिली, जी हाँ, सूरजमुखी जो सनफ्लावर है, हेलियंथस एनस, सनफ्लावर जो है उसकी फैमिली भी क्या है, उसकी फैमिली भी कंपोजिटी है, ठीक है। ओरिजिन क्या है, ओरिजिन इसका अफगानिस्तान है। अब अफगानिस्तान अफगानिस्तान ना रहा वो बात अलग है, ठीक है। इनफ्लोरेसेंस की बात करें, इनफ्लोरेसेंस जो है वो उसका कैपिटुलम है। सेम सनफ्लावर का इनफ्लोरेसेंस भी क्या होगा, कैपिटुलम होगा। सन धूप लगती है बाहर, तो जब जाते हैं तो कैप लगा के जाते हैं और बहुत सेफ होके जाते हैं। तो सेफ फ्लावर और सनफ्लावर दोनों का जो इनफ्लोरेसेंस है, पुष्पक्रम है, वो क्या होगा, कैपिट्यूलम, कैप लगा के जाते हैं। इस टाइप से आप याद रख सकते हो, काफी इजी हो जाता है एक ट्रिक से या किसी से लिंक करके, ठीक है। फ्रूट जो होगा वो क्या होगा, कैप्सूल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रूट जो होगा वो कैप्सूल होगा, इसका भी होगा और उसका भी। एकीन्स भी बोला जाता है इसके फ्रूट को, एकीन्स भी बोला जाता है, और जो कैस्टर है उसका फ्रूट भी कैप्सूल ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें ऑयल परसेंट, 28 से लेके 30% जो है वो इसमें ऑयल प्रेजेंट होता है। तारा, शारदा, भीमा, नीरा, तारा, शारदा, भीमा और नीरा,
ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, वेराइटीज है, ठीक है। 20 से लेके 25 किलोग्राम जो है वो इसकी क्या होती है भाई, बीज दर होती है। अगर नहीं लिखा है तो लिख लीजिए, 20 से लेके 25 केजी, ग्राम बोला, 20 से 25 केजी पर हेक्टर जो है वो इसकी होगी, क्या होगी, सीड रेट। और अगर मिक्स्ड में हो रहे हैं तो वही 10-15 केजी, ठीक है। और नॉर्मल अगर है तो 20 से लेके 25 केजी। तो ये हमारा किसके बारे में बताया है, इसे एज ए रोगन रंग निकालने के लिए नेचुरल कलर हो, और आर्टिफिशियल सैफरॉन की बात हो उसके लिए हो, या फिर वाटर क्लॉथ लेदर को प्रिजर्वेट करने के लिए सैफरॉन का यानी कुसुम के तेल का उपयोग किया जाता है। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल भी बता दी है। कार्थेमस टिंक्टोरियस अफगानिस्तान, कंपोजिटी एस्ट्रेसिस की फैमिली है, कैपिटुलम इसका इन्फ्लोरेसेंस है, कैप्सूल या एकीन्स भी बोला जाता है इसको, और 28 से लेके 30% जो है वो इसमें क्या होता है, ऑयल परसेंटेज होता है। तारा, नीरा, भीमा जो है, शारदा इसकी किस्में हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा ही छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, द अवेलेबिलिटी ऑफ जिंक, availability of zinc in the soil will be affected by the over application of, मिट्टी में जब जिंक का बहुत ही अधिक एप्लीकेशन कर देते हैं, जिंक की उपलब्धता अधिक होती है, तो वो जो प्रभाव डालती है वो किस पे डालती है, पोटेशियम पे, मैग्नीज पे, आयरन पे, या फिर फॉस्फोरस पे। तो देखिएगा द अवेलेबिलिटी ऑफ जिंक इन सॉइल अगर हाई होगी, अगर अफेक्टेड बाय द ओवर एप्लीकेशन ऑफ फॉस्फोरस, अगर फॉस्फोरस का ओवर एप्लीकेशन होगा तो जो है अवेलेबिलिटी कम होगी, इफेक्ट होगी, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो आपका क्या होगा, फॉस्फोरस। मिट्टी में जिंक की उपलब्धता के अधिक फिलिंग द ब्लैंक्स, फॉस्फोरस की अधिकता से अधिक प्रयोग करने से प्रभावित होती है। जिंक की फॉस्फोरस का जब हम एप्लीकेशन अधिक कर देंगे तो जिंक की जो है वो प्रभावित होगी, ठीक है, जिंक इफिशियंसी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जी हाँ, बड़ा ही बेहतर क्वेश्चन है, और इसमें हम आपको चारों जितने भी इंस्टीट्यूट है इंपॉर्टेंट, चारों ऑप्शन में वो सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ये है भाई नेशनल हनी बी रिसर्च स्टेशन इज लोकेटेड इन, नेशनल हनी बी रिसर्च अनुसंधान जो है, राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में, पुणे में, हिसार में, या करनाल में, ठीक है। बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है, आंसर मतलब ऑप्शन है। देखिएगा मधुमक्खी एपिस स्पीसीज की बात हो रही है, ठीक है। देखिएगा नेशनल हनी बी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पे है, पुणे में है। कहाँ पे है, बी ऑप्शन विल बी राइट, पुणे में स्थित है। और पुणे में क्या है, और पुणे में अगर देखा जाए तो एनआरसी फॉर ग्रैप्स भी कहाँ पे है, पुणे में, महाराष्ट्र में ही है, ठीक है। अब इसी प्रकार हम चारों ऑप्शन पे देखेंगे कि दिल्ली में कितने इंस्टीट्यूट हैं, कौन कौन से हैं और कब एस्टेब्लाइज्ड हुए, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में बात करते हैं हम IARI की, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये सारे दिल्ली में ही सिचुएटेड है, हमने एक जगह लिख लिया है ताकि याद करने में क्या हो, आसानी हो, ठीक है। अब देखिएगा IARI इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च भी दिल्ली में ही है, ठीक है। और IARI भी है, ASR भी है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्वायरमेंट बोर्ड, वो भी वहीं पे है। अब देखिएगा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्टार्ट, 1905 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। पूसा न्यू दिल्ली में है अभी, ठीक है, हिस्ट्री हमें पता ही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं IIMR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च, मक्के का जो रिसर्च है वो भी कहाँ पे है, दिल्ली में ही है, पूसा में ही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं IASRI इंडियन एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, जो स्टैट्स है, सांख्यिकी है, उसका रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो भी कहाँ है, दिल्ली में ही है, न्यू दिल्ली में है। 1959 में एस्टेब्लाइज्ड हुआ था, कब, 1959 में। फिर हम बात करते हैं एनआरसी फॉर IPM नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, IPM, ये भी कहाँ है, न्यू दिल्ली में। ये सारे दिल्ली के पढ़ रहे हैं हम, 1988 में एस्टेब्लाइज्ड हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट NRCPB नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, 1985 में एस्टेब्लाइज्ड हुआ था, NRC फॉर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा नेशनल ब्यूरो भी है ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है, NBPGR
ये काफी बार पूछा जाता है। एनबीपीजीआर कहाँ पे है? ये न्यू दिल्ली में है। 1976 में ये एस्टेब्लाइज्ड हुआ था। तो देखिएगा जितने इंस्टीट्यूट है अपने एग्रीकल्चर में, जितने काम के हैं वो सारे हमने कहाँ लिख लिए हैं भाई? एक ही स्लाइड में लिख लिए हैं, ठीक है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च भी है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च भी है ना, वो भी न्यू दिल्ली में ही है। तो IARI न्यू दिल्ली, ठीक है। IIMR मेज रिसर्च न्यू दिल्ली। फिर NRC फॉर किसका है भाई? IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, वो भी न्यू दिल्ली। फिर नेशनल इंडियन एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में है। फिर NRC फॉर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी जो है वो भी न्यू दिल्ली में। और NBPGR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स जो है वो भी न्यू दिल्ली में है। ईयर आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो जो सारे इंस्टीट्यूट है दिल्ली में वो हमने एक जगह मर्ज कर दिए, लिख दिए, ताकि याद हो जाए, ठीक है। जो हमारे काम के। अब देखिएगा NRC फॉर ग्रेप्स, जैसा कि मैंने बताया नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर हनी बी का जो था वो कहाँ पे? पुणे महाराष्ट्र में। और NRC फॉर ग्रेप्स जो है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स, वो भी कहाँ पे है? पुणे में, पुणे महाराष्ट्र में 1997 को एस्टेब्लाइज्ड हुआ था, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं, हिसार भी अपने ऑप्शन में था। हिसार का एक इंस्टीट्यूट हमने लिखा है CIRB सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑफ बफेलो। तो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है बफेलो का वो भी कहाँ पे है भाई? हिसार हरियाणा में 1985 को एस्टेब्लाइज्ड हुआ था। न्यू दिल्ली का पढ़ लिया, पुणे का पढ़ लिया, हिसार का पढ़ लिया, बचा है करनाल। तो करनाल का भी याद कर लेते हैं। करनाल हरियाणा में क्या क्या है भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। प्रॉब्लमेटिक सॉइल के लिए बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट 1969 में एस्टेब्लाइज्ड हुआ था। कहाँ पे है? करनाल हरियाणा में, ठीक है। अब है, बिल्कुल पूछा जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च 2014 में कहाँ है? करनाल हरियाणा में। थर्ड है NDRI विच इज वेरी वेरी फेमस नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। 1923 में एस्टेब्लाइज्ड हुआ था। और NBAGR, वहां तो क्या था? NBAGR। NBPGR कहाँ पे है भाई? प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, कहाँ था? न्यू दिल्ली में। और एनिमल जेनेटिक रिसोर्स, एनिमल के जो जीन्स वगैरह वो सब कहाँ रखे गए हैं? कितनी सारे, है ना। तो वो जो है वो करनाल में है, 1985 में एस्टेब्लाइज्ड हुआ था। होप सो सारे इंस्टीट्यूट हमारे हो गए एग्रीकल्चर में। ऐसे बहुत सारे हैं, बट चारों जो ऑप्शन दिए थे वहां से जो रिलेवेंट है वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए, ठीक है। न्यू दिल्ली के जी हाँ आपको इम्पोर्टेंट याद ही करने हैं। हिसार भी अपना, करनाल भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो थे ऑप्शन में आपको पुणे का भी करा दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of these herbicide used to control weed in a zero tillage? जीरो टिलेज जब करते हैं, शून्य भूपरिष्करण करते हैं, यानी किसी भी प्रकार का कोई भूपरिष्करण नहीं करना है, कोई मृदा को मैनिपुलेट या डिस्टर्ब नहीं करना है। जीरो टिलेज में खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए इसमें से कौन सा शाकनाशी का प्रयोग किया जाता है? जीरो टिलेज में तो वैसे भी हम क्या है, पूरी जमीन खाली है, अगर कोई वेजिटेशन नहीं है, किसी प्रकार का कुछ नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट है पेंडिमिथिलिन, एलाक्लोर, पैराक्वाट या फिर फ्लूक्लोरिन। तो इसमें नॉन सेलेक्टिव की बात करें या फिर मतलब पूरा वेजिटेशन अगर खत्म करता है तो वो कौन सा है? पैराक्वाट है। इसका नाम क्या है? ग्रामेक्सॉन बोला जाता है। तो सी जो है, सी विल बी राइट। पेंडिमिथिलिन को क्या बोला जाता है? स्टॉम्प। फ्लूक्लोरिन बैसालिन, ठीक है, बैसालिन। और इसका जो है पैराक्वाट का, इसका जो है वो कौन सा है? ग्रामोक्सोन है। और नेक्स्ट हमारा बात चल रहा है एलाक्लोर को ग्रामोक्सोन। एलाक्लोर जो है वो क्या है? लासो। बैसालिन और स्टॉम्प, ठीक है। तो ये जो है इसमें से अगर बात की जाए, पैराक्वाट जो है जीरो टिलेज में जो यूज किया जाता है, ठीक है, पूरी वेजिटेशन ही कंट्रोल करनी है तो जीरो टिलेज में पैराक्वाट का जो है वो यूज किया जाता है।
नेक्स्ट बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हॉर्स रेडिश ट्री, ये लीजिए इसको। हॉर्स रेडिश ट्री इज द कॉमन नेम ऑफ विच वेजिटेबल? इन चारों में से कौन सी ऐसी सब्जी है जिसका नाम हॉर्स रेडिश ट्री के नाम से जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है एस्पेरेगस, सेकंड ऑप्शन है ड्रमस्टिक, थर्ड ऑप्शन है रूबर्ब, फोर्थ ऑप्शन है ब्रेड फ्रूट। बहुत हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल साइंस का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हॉर्स रेडिश ट्री के नाम से कौन से फ्रूट को या कौन सी वेजिटेबल को सॉरी जाना जाता है? एस्पेरेगस कैसी होती है दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे। रूबर्ब कैसी होती है दिखाएंगे। और बात करें ड्रमस्टिक और ब्रेड बीट, तो चलिए इसका जो आंसर है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। इसका जो आंसर है वो है ड्रमस्टिक। ड्रमस्टिक आपने देखी होगी, मोरिंगा बोलते हैं जिसको, मोरिंगा, ठीक है, बिल्कुल। तो हमारा जो आंसर है वो बी विल बी राइट आंसर। चलिए अब चारों के बारे में एक बार देख लेते हैं भी कैसे दिखते हैं, क्या है। देखिएगा सबसे पहले एस्पेरेगस की बात आती है। एस्पेरेगस एस्पेरेगेसी फैमिली है। एस्पेरेगस ऑफिसिनेलिस इसका नाम है, ये इसका स्टेम पार्ट है। इस प्रकार से एस्पेरेगस दिखता है और यही एज ए वेजिटेबल के रूप में काफ़ी कंट्रीज में ये बहुत पॉपुलर है, इंडिया में भी खाया जाता है। और ये जो है ये एस्पेरेगस है, ठीक है। सेकंड ड्रमस्टिक की बात करते हैं, तो ड्रमस्टिक तो आप लोगों ने देखी होगी, साउथ में तो बहुत ही प्रचलन में है। क्या नाम है भाई इसका? मोरिंगा ओलिफेरा। इसका जो बॉटनिकल नेम है वो क्या है? मोरिंगा ओलिफेरा, ठीक है। और मोरिंगेसी ही इसकी फैमिली है, इसकी भी क्या है? एस्पेरेगेसी ही फैमिली थी, ठीक है। ये जो है ड्रमस्टिक, देखिएगा मोरिंगा इतना फायदा, आपने देखा होगा अभी मोरिंगा 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 की खेती नेट पे भी यूट्यूब पे डालते हैं बहुत सारे फार्मर्स, बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारी लिटरेचर है इस पे। और फार्माक्यूटिकल्स कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हैं। देखिएगा इसकी जो लीव्स होती हैं काफ़ी रिच होता है, कैल्शियम भी होता है, विटामिन्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, बहुत फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो लीव्स भी बहुत फ़ायदेमंद है, इसकी जो फली है वो भी बहुत फ़ायदेमंद है। ऑल ओवर जो पार्ट है ट्री का, प्लांट का, वो सारा ही यूजेबल है, ठीक है। तो इसकी जो फली है ये ड्रम स्टिक इस प्रकार से होती हैं, काफ़ी लंबी लंबी स्टिक्स होती हैं और इसलिए। और सांभर वगैरह अगर साउथ में अगर जाएंगे तो वहाँ पे इसका यूज़ काफ़ी किया जाता है, इडली सांभर में, ठीक है। तो ये जो है मोरिंगा ओलिफेरा इसका नाम है, मोरिंगेसी फैमिली है। ये जो एटलिसी है ना, ये इसका आया है। ये जो नाम है ब्रेड फ्रूट का नाम है, ब्रेड फ्रूट चकोतरा मतलब इस टाइप का होता है। मोरिएसी, इसकी हमेशा पूछी जाती है मोरिएसी फैमिली। मोरिएसी फैमिली कटहल की भी होती है, जो जैक फ्रूट है ना, मलबेरी, इनकी भी क्या है? मोरिएसी ही फैमिली है। कटहल, इसकी जो परिवार है, फैमिली है, वो भी क्या है? मोरिएसी फैमिली है। एर्थोकार्पस एटलिसिस जो है ये इसका क्या है? नाम है पूरा ब्रेड फ्रूट का, ठीक है। कुछ इस प्रकार से दिखता है। छोटा कटहल, मतलब कटहल तो बहुत बड़ा होता है, ये छोटा साइज का होता है, बट शेप जो होती है वो ऊपर से भी थोड़े थोड़े सौनी, और इसीलिए इसकी जो फैमिली है वो कौन सी है भाई? मोरेसी फैमिली है। नेक्स्ट है रूबर्ब, रहूमन राबर्बम, तो ये इसका नाम है। पॉलीगोनेसिस की फैमिली है और कुछ इस प्रकार इसका ये जो लीफ स्टाक है वो खाया जाता है। एडिबल में जो है ये यही पार्ट है, ठीक है। तो ये हमारे चारों ऑप्शन है, एस्पेरेगस, ड्रमस्टिक, ठीक है। ड्रमस्टिक को हॉर्स अपना हॉर्स रेडिश ट्री भी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि क्वेश्चन में था। नेक्स्ट रूबर्ब है, रूबर्ब के बारे में आपको बता दिया और ब्रेड फ्रूट के बारे में आपको बता दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ यहाँ से? बिल्कुल क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आज की स्लाइड का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन विच टाइप ऑफ फ्लावर मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट सेटिंग टेक प्लेस इन ब्रिंजल? ब्रिंजल में देखिए विच टाइप ऑफ फ्लावर, कौन सा टाइप है फ्लावर का जिसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूटिंग होती है, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट सेट्स होते हैं। किस प्रकार बैंगन के फूल में अधिकतम फलों की जो है वो स्थापना होती है, वो या फिर अधिकतम फल सेट होते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में फर्स्ट है शॉर्ट स्टाइल, स्यूडो शॉर्ट स्टाइल, लॉन्ग स्टाइल या मीडियम स्टाइल। तो देखिएगा
बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ब्रिंजल जो है, ब्रिंजल ऐसा प्लांट है जिसमें चारों टाइप की स्टाइली प्रेजेंट होती हैं। स्टाइली यानी वर्तिकाग्र, जो फीमेल पार्ट है चारों टाइप का। शॉर्ट स्टाइली मतलब इसमें क्या होता है, हेट्रो स्टाइल है, ये हेट्रो स्टाइल है, ठीक है। यानी जो इसकी स्टाइल होगी वर्तिकाग्र होगी, वो फीमेल पार्ट वो छोटी होगी। शॉर्ट यानी शॉर्ट स्टाइल में होगा। स्यूडो शॉर्ट यानी बिल्कुल नाम मात्र की और भी बिल्कुल छोटी, ठीक है। मीडियम साइज की। और लॉन्ग स्टाइल यानी वर्तिकाग्र जो होगी वो लंबी होगी, और जो एंथर और फिलामेंट्स है वो नीचे होंगे यानी छोटे रह जाएंगे। आप देखिएगा चारों टाइप की जो स्टाइली है वो एक में प्रेजेंट होती है, वो है ब्रिंजल। चारों टाइप की स्टाइली प्रेजेंट होती है, जिसमें से दो स्टाइल पे बिल्कुल भी फ्रूटिंग नहीं होता है, बिल्कुल भी। अब शॉर्ट स्टाइली होगा क्या, जी नहीं होगा। स्यूडो मतलब बहुत नाम मात्र की है, बहुत ही ज्यादा छोटी, ठीक है। जैसे कैसे बताएं, ये जो है स्टाइली है, ये फिर एंथर है, तो ये तो है, ये मीडियम स्टाइल की इधर होगी, ठीक है। शूडो में अगर बात करें तो बिल्कुल ऐसी छोटी सी, और फिर ये जो होंगे वो क्या होंगे, एंथर होंगे, ठीक है। लॉन्ग स्टाइली की बात करें तो ये जो होगी वो क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, और एंथर जो हो गए यहाँ तक रहेंगे, ठीक है। और अगर मीडियम की बात करें, नॉर्मल है और शॉर्ट है। देखिएगा अब आंसर हमारा क्या है, सबसे ज्यादा जो फ्रूटिंग होती है, मैक्सिमम फ्रूटिंग हेट्रोस्टाइल मैंने बता दिया, ये भी एग्जाम में पूछा आता है। हेट्रोस्टाइल का एग्जाम्पल ब्रिंजल है, बैंगन है, और इसी का नाम एग प्लांट भी इसे बोला जाता है, ठीक है। लॉन्ग स्टाइल जो है, लॉन्ग स्टाइली पे सबसे ज्यादा फ्रूटिंग होती है, बी ऑप्शन विल बी राइट, ठीक है। लॉन्ग स्टाइली जो होगा उसपे सबसे ज्यादा मैक्सिमम फ्रूटिंग जो होगा वो लॉन्ग स्टाइली पे ही होगा। मीडियम पे हल्का फुल्का होता है, बट नहीं, शॉर्ट और शूडो पे तो बिल्कुल ही नहीं होता, बट चारों टाइप की स्टाइली प्रेजेंट होती है ब्रिंजल में। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो आज के जो हमारे क्वेश्चन है वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।